नमल बाय निम्रा अहमद। फिर हश्र के सामा हुए, फजर को क़ज़ा हुए, कई सातें बीत चुकी थीं और सूरज अभी तक ठंडा था। शहर के मज़ाफ़ात में एक पोश इलाक़े में ज़िंदगी इतनी सुबह भी यूं बेदार और चाको चौबंद थी जैसे कभी सोई ही न हो। वो एक बुलंद और आलीशान महलनुमा घर था। बाहर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, मुसल्लह गार्ड्स, करंट से लेस तारें, अंदर इमारत सब्ज़ाज़ार में घिरी और आगे पीछे ऊंची नीची पहाड़ियों की मानिंद लॉन कहीं नशेब में जाता, कहीं ऊपर उठ जाता। लॉन में बावर्दी मुलाजिम चौकसी से काम निपटा रहे थे, किसी बड़े इवेंट से पहले होने वाली प्लानिंग। एक सुनहरे बॉब कट वाली लड़की जो दूधिया रंगत और दिलकश नक्श की मालिक थी, हाथ से मुख्तलिफ जगहों पर इशारा करती इवेंट ऑर्गेनाइज़र को हिदायत दे रही थी, जिसे ऑर्गेनाइज़र मुस्तैदी से सरपट डायरी पर नोट कर रहा था। दूर से एक फिलिपीनीज़ मुलाजमा जो शक्ल और सूरत और बाएतमाद थी, सफ़ेद ब्लाउज, स्कर्ट और टाइट्स में मलबूस थी, चलती हुई आई और इस लड़की के सामने सर खम कर पूछा, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है मिस शीरीन? शीरीन ऑर्गेनाइज़र को बता रही थी कि उसे फूल कैसे और किधर चाहिए। उसने रुक कर बेजार नज़र उस मुलाजमा पर डाली। सिर्फ इतना फ्यूना कि तुम हर 2 मिनट बाद आकर मुझसे ये सवाल मत पूछो, और नाक सुकेड़ कर मुड़ गई। फ्यूना की मुस्कुराहट फिर भी बरकरार रही। सर को खम देकर वो वहाँ से चली आई। यकीनन वो अमले की सुपरवाइज़र थी, तभी बहुत तमकिनत से थोड़ी सी दूर एजेंसी की तरफ से आई फाजिल मैट्स के साथ जा खड़ी हुई। सब ठीक जा रहा है? उसने तहक्कुम से जायज़ा लेते हुए पूछा। परफेक्ट। वैसे अभी पार्टी में 1 हफ्ता है, हम कुछ जल्दी तैयारी नहीं कर रहे। यहाँ हर कोई वक्त से पहले काम करने का आदी है, और ये हाशिम कारदार की बेटी की सालगिरह है, कोई आम बात नहीं। फियोना ने कदरे फ़ख्र से जिताया। मुलाजमा ने मुड़कर बेइख्तियार शीरीन की तरफ देखा। ये हाशिम कारदार की बीवी है ना? इन्हीं की बेटी की सालगिरह है। हाँ, मगर इनकी अलहदगी हो चुकी है। ये यहाँ नहीं रहती, पार्टी के लिए आई हैं। और इधर कौन रहता है? मुलाजमा को दिलचस्पी हुई तो उसने इशारा करते हुए जहाँ लॉन ढिलवान में जाकर ख़त्म होता था पूछा। वहाँ एक छोटी सी आम सी इमारत थी जिसे इनेक्सी हो। वो तो फारस काजी का पोर्शन है। फियोना ने बुरा सा मुँह बनाया। वो कौन है? हाशिम साहब की फूफो का बेटा है, मगर वो घर मुकफ़ल रहता है क्योंकि फारस जेल में है। फिर धीमी आवाज़ की, उसने अपने सुतेले भाई मतलब अपने बाप की पहली बीवी के बेटे को कत्ल कर दिया था, और अपनी बीवी को भी। ओह! मुलाजमा की आंखें हैरत और तजस्सुस से फैल गईं। तो इनके मकतूल भाई का ख़ानदान यहाँ नहीं रहता? बताया तो है, वो इसके बाप का बेटा था। हाशिम साहब इसकी माँ की तरफ से कज़न हुए। तो इन सुतीले रिश्तेदारों का यहाँ क्या ताल्लुक़? गो सबका लुत्फ़ ख़त्म हुआ तो वो मुंह बनाकर अंदर चली गई। घर के अंदर दाखिल होते ही इसकी करो-फर चाल में आजिज़ी आ गई। इसने लिविंग रूम पार्क किया, जिसमें सीढ़ियाँ ऊपर जाती दिखाई देती थीं, और घर की 4 मंजिलें ख़त्म होने के बाद छत आती। यूं लॉन्ग रूम बहुत आलीशान तासुर देता। फिर वो डाइनिंग रूम में आई और सरबराही कुर्सी अदब से खींची। यहाँ से लॉन्ग रूम नज़र आता था। उसे अपनी मालकन भी नज़र आई। वो मुस्कुराती हुई बारीक हील से तेज़ तेज़ चलती आ रही थी। टाइट्स पर अंग्रेज़ी तर्ज का बग़ैर आस्तीन के घुटनों से ऊपर आता लिबास पहन रखा था। हल्के भूरे डाई बाल सीधे और कमर पर थे। शेरनी जैसी आंखें थीं, चेहरा खूबसूरत और मुलायम। वो यकीनन काफ़ी उम्र की थी, मगर बेहद स्मार्ट और तरोताज़ा। गुड मॉर्निंग मिसेस जवाहिरात। मॉर्निंग।
मुस्कुरा कर जवाब देती। वो सरबराही कुर्सी पर मलकाए शान से बैठी, नैपकिन गोद में बिछाया और बाअदब खड़ी फियोना को शीरी लहजे में मुखातिब किया। मेरे बेटे किधर हैं? हाशिम तैयार हो रहे हैं और नौशरवान अभी नहीं उठे। जवाहिरात ने जवाब दिए बिना प्लेट अपने करीब की। मैम, आपकी फ्लर ट्रीटमेंट की अपॉइंटमेंट आज शाम की है। आपने रिमाइंड करवाने के लिए कहा था, और मैंने ये भी कहा था ऐसी बातें आवाज़ मध्यम रखकर किया करो। इसी शीरी मुस्कुराहट से उसने फियोना को देखकर कहा, और अपना मेकअप कम करो, मुझे स्टाफ की बेरब्तगी बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी मैम। फियोना की मुस्कुराहट उड़नछू हुई। उसने जल्दी से रुमाल से लिपस्टिक रगड़ी। जवाहिरात अब नाश्ता प्लेट में निकाल रही थी। सीढ़ियों के ऊपर पहले कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर एसी की खुनकी और मर्दाना परफ्यूम की महक ने फिजा को मुअत्तर कर रखा था। वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ा टाई की नॉट बांध रहा था। कोट करीब ही टंगा था। बाल माथे पर पीछे को सेट किए, वजीह नक़ूश, शानदार शख्सियत और पुरकशिश स्याह आँखें, बिल्कुल जवाहिरात की जैसी। दफतन टाई दरमियान में छोड़कर उसने वक्त देखा और मोबाइल उठाकर चंद बटन दबाए। फिर एक कॉल मिलाई। बाजवा साहब, अभी आपको एक ईमेल भेजी है। इसको देखने के बाद आप मुझसे यकीनन बात करना चाहेंगे। अगले की बात सुने बगैर मुस्कुराकर फ़ोन बंद किया और फिर रख दिया। टाई की नॉट बांध चुका था वो। फ़ोन बजा और फिर बजता ही गया। 6-7 कॉल्स आईं, मगर उसने नहीं उठाया। ज़रा खामोशी हुई तो इसने एक और नंबर मिलाया। खबर काम हो गया है। इस लड़की जो भी नाम है उसका, उसको गायब होने को कह दो। अब वो बाजवा से नहीं मिलेगी और दोपहर तक मेरी सेक्रेटरी इसकी पेमेंट क्लियर कर देगी। कॉल काटी ही थी कि फिर से बाजवा साहब की कॉल आने लगी। उसने मुस्कुराकर यस किया और आईने में देखते हुए खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए बोला, कैसा लगा मेरा तोहफा? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये तुम्हारी बेटियों की राय लूं, तो आज बोर्ड के इजलास में तुम मेरी करारदाद के हक में वोट दे देना, वरना मैं कितना बेरहम हूँ तुम जानते हो। दूसरे का गुस्सा, एहतजाज, दरख्वास्त कुछ भी सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। खुद पे 2-3 स्प्रे मज़ीद किए, कफ लिंक्स लगाए, कोट पहना और बाहर निकला। राहदारी में मौजूद बावर्दी मुलाजिम ने फ़ौरन अंदर जाकर इसका ब्रीफकेस उठा लिया। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया तो जवाहिरात जूस खूंट खूंट पीती उसे देख रही थी। इसने करीब आकर उसका माथा चूमा, फिर दाएं हाथ की कुर्सी खींचते हुए बैठा। मेरा ख्याल था मिसेस कारदार अब तक ऑफिस जा चुकी होंगी। साथ ही हाशिम ने अबरू से फियोना को जाने का इशारा किया। वो फौरन ही गायब हो गई। तुम्हारी एक्स वाइफ सवेरे ही आ गई तो मैं कैसे जाती? शीरी क्यों आई है? हाशिम ने टोस्ट पर स्प्रेड लगाते हुए गैर दिलचस्पी से पूछा। जवाहिरात ने नज़ाकत से शाने उचकाए। सोनिया की सालगिरह हमने उसे इसके घर नहीं करने दी, तो वो हफ्ता पहले से तैयारी शुरू करके इंतकाम ले रही है। सोनिया को साथ लाई है? जवाहिरात ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। एनीवेज, बाजवा का वोट मेरे पास है। यूं आज अब्दुल समद को हम वोट आउट कर देंगे। जवाहिरात खुले दिल से मुस्कुराई। ये तुमने कैसे किया? हाशिम मुस्कुराते हुए शाने उचका कर बोला, हाशिम सब संभाल सकता है सिवाय इस घर के स्टाफ के। मतलब कोई काम का बंदा है यहाँ? कभी कोई मेरी कार मार देता है, कभी मेरा सूट बर्बाद हो जाता है। हद हो गई है। आवाज़ पर दोनों ने एक तरफ देखा। ट्राउज़र और शर्ट में नौशेरवां बिस्तर से उठकर आया था। वो बहुत ही बिगड़े हुए मूड में था। अब क्या हुआ है? हाशिम ने छुरी कांटे से टकराते टुकड़ा तोड़ते हुए मुस्कुराकर उसको देखा। मेरा सूट बर्बाद कर दिया है इस जाहिल रियाज ने। आप इसकी पे स्लिप इसके हवाले कर दें मम्मी, मैंने उसे फारिग कर दिया है। सेब उठाकर इसमें दांत गांठते हुए वो खफा खफा सा बोला। वो 24-25 साल का खुश शक्ल नौजवान था। हाशिम जितना नहीं, मगर अच्छा था।
فرنچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکھری اسپائکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہو گئے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا۔ پھر نوشیروان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تمہیں آفس میں نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے ہی وقت پر، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیروان پر بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سو گے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے۔ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار، نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے حد لچک اور اسپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں، پلیز لائن پر رہے گا، کامران صاحب بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو میں سیکریٹری سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو خود کال کیا کرے۔ بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نوشیروان اسے اپنی خفگی بھلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں کو دیکھنے لگی۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا ہی پڑا، اٹھا لیں بھائی، بیچارے کی کال شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو، کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پر نہ کیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی کر دے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام دے دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شیور۔ ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خبر بولو کہہ کر اجرت میں کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لیں اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ اچھا، خیر پچھلے 2 مہینے میں وہ کس سے ملا ہے؟ اپنے وکیل کے علاوہ مجھے ایک ملاقات کی تفصیل دو، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو وہ دونوں اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی قاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس؟ اس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس ہے، اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں دیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے، اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ غائب، وہ بالکل یک ٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا، ہاشم کو کہنا پڑا۔ اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے اور تم اس بات کو یقینی بناؤ گے ہاشم؟ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا ممی۔ ہمارے اس کردن کے رہا ہونے کا مطلب ہے عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا، پھر قاتل کون ہے؟ نوشیروان نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا، اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو۔ جواہرات نے بمشکل غصہ ضبط کیا، پھر ہاشم کو دیکھا، جیسے خود بھی وہی سوال پوچھ رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں اب تپش تھی۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری۔ وہ باہر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تب ہی اس کا فون پھر بجا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں خبر میں ہوں، اچھا۔ سنجیدہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ سنتا رہا۔ ٹھیک، اور پھر فون رکھ دیا۔ سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا۔ سعدی ہے اصل مسئلہ۔ نوشیروان کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔ مت چھیڑو ہم اہل جنوں کو،
जुमर ने जब गाड़ी सिग्नल से तेजी से गुजारी तो बत्ती जर्द थी। इसके निकलते ही वो सुर्ख हो गई। इसने बेइख्तियार साइड मिरर में देखा। सार्जेंट इसको इशारा कर रहा था। गहरी सांस लेकर सर झटकते इसने कार साइड पर की। इंजन बंद नहीं किया। बटन दबाया, शीशा नीचे गिरता गया। उसने सनग्लासेस ऊपर करके घुंघराले बालों पर अटकाए। स्टीयरिंग पे दोनों हाथ रखकर मुंतजर सी नजर आने लगी। बीबी, आपने सिग्नल तोड़ा है। वो खिड़की तक आया और खुरदरे लहजे में बोला। सिग्नल मेरे गुजरने के बाद रेड हुआ था। उसने गर्दन जरा मोड़कर बेनियाजी से जवाब दिया। नहीं जी, आपने लाल बत्ती क्रॉस की है, चालान बनता है। वो बुक के सफ़े पलटते मामूल के मुताबिक कह रहा था। आप इसे संभाल कर रखें क्योंकि हम दोनों को पता है मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा। बत्ती जर्द थी तो आपको मालूम होगा कि जर्द के बाद बत्ती लाल होती है। आपको नहीं गुजरना चाहिए था। वो कलम खोल रहा था। फिर आपको भी मालूम होगा कि आपके सिग्नल का टाइमर ख़राब पड़ा है। उसने सिग्नल की तरफ इशारा किया। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने सेकंड बाद बत्ती सुर्ख होती है? बीबी, आप बहस क्यों कर रही हैं? चालान दें और जाएं। वो उकताकर बोला। जुमर ने इस्बात में गर्दन हिलाई, चाबी घुमाई और कार बंद कर दी। फिर सर उठाकर उसे देखा। मैं तो चालान नहीं दूंगी क्योंकि मेरी गलती नहीं है। और ऑफिसर, आप मुझसे ऊंची आवाज़ में काफ़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं करूंगी ये कि मैं कार इधर साइड पर लगाऊंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट बार फ़ोन करूंगी। आधे घंटे में यहाँ बार के नुमाइंदे और 2 मुखालिफ मीडिया चैनल्स के कैमरे होंगे और मैं इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें बताऊंगी किस तरह नाअहल ट्रैफिक पुलिस अपने टाइमर ठीक करवाने के बजाय ख़वातीन को रोक कर इनसे बदतमीज़ी कर रही है। जब सारा मीडिया आईजी ट्रैफिक को लाइन पर लेकर इसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएगा तो वो यकीनन सबसे पहले इस ऑफिसर का नाम जानना चाहेंगे जिसने एक खातून को गलत रोक कर न सिर्फ इससे समात पर वक्त पर पहुंचने से रोका क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ हूँ, और अगर मैं 5 मिनट में भी लेट हुई और इससे केस पर ज़रा सा भी असर हुआ तो इस अमर को यकीनी बनाऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी के अगले 5 साल अदालत के धक्के खाते हुए गुजारें। मैं जिन लोगों से डील करती हूँ वो कातिल, चोर, रैपिस्ट होते हैं, इसलिए मेरी कार से हाथ हटाएं, जाकर अपनी ड्यूटी करें और मुझे मेरी ड्यूटी करने दें। इसने ग्लासेस वापस आंखों पर लगाए, चाबी घुमाई, एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया। ऑफिसर बेइख्तियार पीछे हटा और वजन से कार आगे ले गई। अल्लाह इन औरतों को ज़बान न दे या फिर वकील न बनाए। वो गुस्से और बेबसी से बुड़बुड़ाता अपनी जगह वापस जा रहा था। इस चेहरे दिल नवाज के आदाब सीखना। सादी फारस का भांजा। जवाहरात ने अचंभे से अबरें उठाईं। नौशहरवान ने बेजारी से सेब रख दिया। उसका खाना हराम हो चुका था। वो हर हफ्ते अब फारिस से मिलने आता है। हाशिम गहरी सोच में डूबा आंखों की पुतलियां सुकेड़े किसी गैर मरई नुक्ते को देख रहा था। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर वो मुझे भी अपने आसपास नज़र आया है, 1-2 दफ़ा बिल्कुल रैंडम जगहों पर जहां उसका कोई काम नहीं। ये लड़का कुछ गड़बड़ है। हाशिम पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। हाशिम, मुझे इस सारे मसले का हल बताओ। वो मुस्तरब और बेचैन सी हो गई। मम्मी, भाई संभाल लेगा ना? हाशिम ने सुना ही नहीं। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। उसने फ़यूना को आवाज़ दी और उसे 2 दावतनामे लाने को कहा। बहुत अरसा हुआ मैं इससे नहीं मिला, शायद 1.5 साल हो गया है। अब उसे मेरी पार्टी में आना चाहिए। वो जैसे कोई लाहे अमल तरतीब देकर बोला, ओह प्लीज़, अगर वो आएगा तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौशेरवां मूड बिगाड़ चुका था। यूनिवर्सिटी के 5 साल मैंने उसे बर्दाश्त किया, अब और नहीं। फिर यकायक उसके तासुरात बदले। वो खड़ा हो गया। जवाहरात ने लाउंज की सिम देखा। शहरीन इधर ही आ रही थी। नौशहरवान का चेहरा एकदम चमकने लगा। जवाहरात ने मुस्कुराकर गहरी सर्द नज़रों से बारी बारी दोनों को देखा।
आप कब आईं मुझे पता ही नहीं चला। नौशेरवां को अपने रफ हुलिये पर अब शर्मिंदगी हुई। बदकिस्मती से शहरी मेरी बेटी की माँ है और इसकी सालगिरह की तैयारी के लिए ये यकीनन अर्ली मॉर्निंग ही आई होगी। हाशिम ने मुस्कुरा कर कहा और मुड़कर उसे देखा। वो बेजारी से नज़रअंदाज करके जवाब दिए बिना जवाहरात की तरफ मुतवज्जा हुई। मैंने सेटिंग अरेंजमेंट फाइनल कर दी है, आप देख लीजिएगा। फिर नौशेरवां को देखकर तकल्लुफ़न मुस्कुराई। हाशिम तब तक बाहर निकल चुका था। लिस्ट में 2 नाम और भी ऐड करने हैं, सादी यूसुफ और ज़मर यूसुफ। जवाहरात ने इसी सर्द मुस्कुराहट के साथ निशानदही की। शिरीन ज़रा चौंकी। सादी, वो फारस का भांजा, आप उसे जानती हैं? नौशेरवां को बुरा लगा। वो अभी तक खड़ा था। कोई ज़्यादा नहीं। वो संभल कर बेनियाज नज़र आने लगी। फिर जब जाने के लिए पलटी तो जवाहरात ने आवाज़ दी, क्या तुम शाम में आओगी? नहीं। वो बाहर जा चुकी थी। जवाहरात ने मुस्कुराकर नौशेरवां को देखा और नज़ाकत से एयर रिंग पर उंगली फेरते हुए बोली, वो एक दिन में भी दूसरी दफ़ा इस घर में आना पसंद नहीं करती। नौशेरवां चौंका, फिर खफीफ सा सर झटका और खड़ा हो गया। ये सादी लोगों का रेस्टोरेंट वही है ना? बात बदलने को उसने पूछा, या फिर वो वाकई इस नहज पर सोच रहा था। जवाहरात ने शाने उचकाकर गिलास लबों से लगा लिया। हवा की रत पे भी 1-2 चिराग रोशन हैं। सुबह अभी ताज़ा थी और सफ़ेदी सुनहरेपन में नहीं बदली थी। कारदास के घर गो के नाश्ता ख़त्म हो चुका था। फजर की आई शहरीन वापस नौशेरवां दोबारा सोने और हाशिम कोर्ट के लिए निकल चुका था। मगर अक्सर घरों में नाश्ते, स्कूल कॉलेज की तैयारी अभी चल रही थी। इसी सेक्टर के दरमियाने दर्जे के घरों में एक वो छोटे बागीचे वाला घर भी था जिसकी बैरूनी तख्ती पर जुल्फ़कार यूसुफ मरहूम लिखा था। घर के अंदर जाओ तो कमरों से कमरे निकलते थे। 2 मंजिला घर छोटा सा था, इसीलिए किचन में पकते नाश्ते की महक और धुआं सारे में फैला था। एक फरबी माइल खातून पराठा तवे पे पलटते हुए गुस्से से जोर जोर से आवाज़ें भी दिए जा रही थी। उसामा, हुनैन, उठ जाओ, वैन आने वाली है। क्या अम्मी, मैं कब का तैयार भी हो चुका हूँ, एक 13 बरस के लड़के ने नाराज़गी से कहते किचन में झांका। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था और बुरिश से गीले बाल संवार रहा था। इसके बाल गहरे, भूरे और घुंघरियाले थे, अपनी फुप्पो जुमर की तरह। नुजरत ने उजरत में लड़के से मुड़कर उसे देखा। अच्छा शाबाश, और हुनैन किधर है? कट्टू बेगम अभी तक सो रही हैं। कितनी दफ़ा कहा है सेम, बड़ी बहन को इन नामों से मत पुकारा करो। गिनकर बताऊं अम्मी, कितनी दफ़ा कहा? इससे पहले कि वो जूता उतारती वो भाग चुका था। एक कमरे में आकर वो रुका। वहाँ 2 पलंग मुखालिफ दीवारों से लगे हुए थे। एक की साइड टेबल पर उसामा का बैग रखा था, दूसरे पर लिहाफ मुंह तक लिए वो सो रही थी। हुनैन, 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 इसके नाम को लंबा लंबा कर वो खींच कर पुकारा। कट्टू बेगम, उठ जाओ। फिर गुस्से से इसका लिहाफ में दुबका बाजू हिलाया। अंदर कोई जुम्बिश नहीं हुई। उसामा के तासुरात बदले, आंखों में शरारत चमकी। वो पाइंती की तरफ आया, वहाँ निस्वानी पैर लिहाफ से बाहर था। इसने 2 उंगलियों से पैर के नीचे गुदगुदी की। पैर तेजी से अंदर खींचा गया, साथ ही लिहाफ उतार कर वो धाड़ी। बदतमीज उल्लू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। झुक कर बैठ के आसपास जूता तलाश किया, मगर वो भागकर चौखट के बाहर छुप गया। फिर केचुए की तरह गर्दन अंदर करके बोला, वैन आने वाली है, आज मैं तुम्हें छुट्टी नहीं करने दूंगा कट्टू बेगम। जूता उड़ता हुआ इस तक आया, मगर उसामा उड़न छू हो चुका था। मैं छुट्टी कर भी नहीं रही, पेपर है मेरा, मगर मजाल है जो ये 10 मिनट ज़्यादा सोने दे। वो मुंह बसूर थी, पैर फर्श पर मारती उठी। क्या यार, रोज़ रोज़ सुबह सुबह उठो। फिर जैसे कुछ याद आया, लपक कर राहदारी में आई, जोर से चिल्लाई, मोटे आलू, अब आना तुम मेरे पास कॉपी पे कवर चढ़वाने या नूडल्स बनवाने। उसा निकाल कर अंदर आई, घड़ी देखी, ओह नो, वो भाग भाग कर तैयार होने लगी। अलमारी खोली तो कपड़ों का ढेर बाहर को आ गिरा।
बामुश्किल इस ढेर को हाथ से रोक कर अंदर से एक सूट खींचा, ढेर को वापस धकेला और बाथरूम में घुस गई। बाहर आई तो जल्दी जल्दी जूते पॉलिश किए, कपड़ों को कोई खास इस्त्री न किया, साथ साथ अम्मी की बातें भी सुनती गई। कितनी दफ़ा कहा है रात को काम करके रखा करो, जिस दिन मैं ना करूं तुम दोनों का कोई काम नहीं होता। वो राहदारी के सिरे पर गोल मेज पर नाश्ता रखे अफरा तफरी में डांट भी रही थी। एक मेरा साथी है, कभी मुझे तंग नहीं किया, बगैर कहे हर काम करता है। वो जो ज़मीन पर बैठी जूते पॉलिश कर रही थी एकदम रुकी। अम्मी भाई हैं कहाँ? रेस्टोरेंट पर है, आजकल ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, मगर फजर के बाद ऑफिस का काम लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। कॉलोनी की मस्जिद में फजर भी आज उसी ने पढ़ाई थी। इमाम साहब बीमार है ना, और एक तुम दोनों हो, जिस दिन जूते नहीं खाओगे नमाज के लिए नहीं उठोगे। अल्लाह भाई बिना छुट्टी लेकर भी काम करना नहीं छोड़ेगा। वो जूते पहनकर उठी। ये बात कहते हुए अंदर अंदर दिल में फख्र दर आया। तभी वैन का हॉर्न सुनाई दिया। जाओ मोटे, जाकर बैठो, अंकल को तसल्ली हो। उसामा ने फौरन हिदायत पर अमल किया और अच्छा कट्टो बेगम कहता बाहर भागा। हुनैन ने तवज्जो नहीं दी। वो ब्रश लिए जल्दी से माँ के कदमों में आ बैठी, गर्दन ऊंची की। वो तेज तेज इसकी फ्रंट चुट्टी बनाने लगी। अम्मी दुआ कीजिएगा बस आज का पेपर अच्छा हो जाए, फिर 3 रह जाएंगे, जान छूटेगी। वो सर ऊंचा किए कह रही थी। वो 20-21 साल की दुबली पतली सी लड़की थी, रंगत गंदुमी, नकोश मामूली, खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं थी मगर अच्छी लगती थी। दरमियानी सी, बाल से और सीधे थे, कंधों से ज़रा नीचे आते और माथे पर बराबर कटे थे। अम्मी ने फ्रंट चोटी बनाते हुए माथे वाले बाल छोड़ दिए थे, पिछलों को गूंद कर रबर बैंड लगाया। बैग उठाकर दुपट्टा कंधे पर बराबर करके बाहर निकलते निकलते हुनैन ने एकदम मुड़कर नुसरत को पुकारा। अम्मी, भाई ने वादा किया था आज फारस मामू रिहा होकर घर आ जाएंगे। अम्मी, क्या वो वाकई आ जाएंगे? इसकी आवाज़ में उम्मीद भी थी और आस टूटने का खौफ भी। तुम्हारे भाई ने कब अपना वादा पूरा नहीं किया? नुसरत नम आंखों से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दी। वैन का हॉर्न फिर बजा तो वो बौखला कर बाहर भागी। उसामा अगली सीट पर अंकल के साथ बैठा था। पिछली नशिस्तों पर लड़कियां बैठी थीं। हुनैन के बैठते ही वैन चल पड़ी। इसकी क्लास फेलोज राफिया ने ज़रा मुंह बनाकर कहा, हुनैन जल्दी आया करो। उसामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। राफिया बाजी, जब आप लोग 31 स्ट्रीट में रहते थे और आपको हमसे बाद में अंकल पिक करते थे तो हम भी आपका इसी तरह इंतज़ार करते थे। राफिया होंठ पकड़कर खामोश रही। हुनैन ने फातिहाना नज़रों से उसे देखा और अपना बैग आगे करके उसामा की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने अपने कदमों में रख लिया। राफिया और सजल ने भी अपने अपने बैग इसी नीयत से उठाए कि ज़रा आराम से बैठ सकें। इससे कब्ल के वो अपने बैग आगे पास करती, हुनैन ने बाजू बढ़ाकर उसामा की गर्दन की नब्ज़ महसूस की। फिर लड़कियों को देखते हुए एक्साइटेड सी बोली, अभी सांस ले रहा है। ऐसा करो तुम सब अपने बैग दे दो ताकि बच्चे का सांस रुक जाए। बैग आगे बढ़ाते हाथ फौरन रुके और मुंह बनाकर वापस हो गए। हुनैन के चेहरे के तासुरात बदले और वो तनबीही नज़रों से इन सब को देखकर पीछे होकर बैठ गई। उसामा ने गर्दन जरा मोड़कर मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे देखा और एक आंख दबाई। हुनैन ने भी बेसाख्ता उमड़ कर आती मुस्कुराहट रोक ली। घर की मुर्गी और बाहर की दाल में वाज़ा फ़र्क मौजूद था। इस्लामाबाद पर सुबह का दूधियापन दर्द होकर खस्ता पड़ गया। सूरज सवा नेज़े पर जा पहुंचा तो सारे दरख्त पसीने में नहा गए, मगर लंदन में अभी सुबह ताज़ी थी। ठंडी सी छाया में घर से हिल्टन होटल के अंदर लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। एक कॉर्नर में एक फरबी माइल सूटेड बूटेड साहब के साथ एक सूट में मलबूस नौजवान खड़ा था। वो साहब जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे थे। दफातन नौजवान ने घड़ी देखते हुए उनको मुखातिब किया। कॉन्फ्रेंस शुरू होने में खासा वक्त है डॉक्टर अता, क्यों ना हम अंदर चलकर बैठें? बस थोड़ी देर और खिज़र। आपकी वापसी कब है इस्लामाबाद के लिए? कॉन्फ्रेंस अटेंड कर निकल जाऊंगा शाम को,
तुम लोग कब तक हो? मगर फिर खिजर का जवाब सुने बगैर ही वो जैसे दूर किसी को देखकर शनासा सा मुस्कुराए तो खिजर ने उस जानिब देखा। आप डॉक्टर सारा का इंतज़ार कर रहे थे? आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। वो उसे लिए इंटरेस्ट तक चले आए जहाँ से वो चलती हुई आ रही थी। वो गोरी गुलाबी नीली सब्ज आँखों वाली, उम्र 30 से 35 के दरमियान, मगर काफ़ी दुबली पतली खूबसूरत नहीं थी, प्यारी थी। मुस्कुराती तो आँखों के गिर्द लकीरें पड़ती। बाल फ्रेंच नॉट में बंधे हुए थे। मजमूई तौर पर इसके चेहरे पर एक सादा और पुरखुलूस सा तासुर था। वो उनको देखकर शनासाई से सर को खम देती करीब आई। हाथ में फाइल, फोल्डर, बैग में बहुत कुछ उठा रखा था। सॉरी डॉक्टर अता, मुझे देर तो नहीं हो गई? बेटियों को इस्लामाबाद छोड़कर आई हूँ। आपको पता है ना, इनसे तफसीली बात ना करूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बहुत सादा और माजरत भरे अंदाज में वो बोली। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनसे मिलो, ये खिजर हैं। प्लानिंग कमीशन में शायद तुमने कभी इनको देखा हो। और खिजर ये डॉक्टर सारा गाजी, केमिकल इंजीनियर हैं, थरकोल पावर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोसेस डिज़ाइन में PhD करने वाली पहली पाकिस्तानी, और आज की इंटरनेशनल एजेंसी के इस सेमिनार में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। ये मुख्तसर ये एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने फ़ख्र से इस ओहदेदार के तासुरात देखे। सर, मुझे मैडम के क्रेडेंशियल सुनना अच्छा लग रहा था, वरना हमारी बहुत अच्छी मुलाकात है। मैडम का प्लानिंग कमीशन में रोज़ का आना जाना है। खिजर ने तब बताया जब वो सब कह चुके। सारा ने मुस्कुराकर सर अस्पात में हिलाया। डॉक्टर अता बेहद महफूज नज़र आने लगे। मैं बड़ों को नहीं टोकती, वरना मुझे अपनी क्रेडेंशियल सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर खिजर की तरफ मुतवज्जा हुई। और सुनाएं। खिजर, प्लानिंग कमीशन वाले ठीक हैं? सुनाएंगे तो आप मैम। आप लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में IMF के खिलाफ केस जीता है। जितनी मुबारकबाद दूँ कम है। जी खिजर साहब, इसका तो गवर्नर साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपने खर्च पर यह केस लड़ा था। वो अबरू उठाकर सादगी और खुशी से कह रही थी। कोई शक नहीं। बेशक, डॉक्टर अता ने तायद की। फिर जैसे कुछ याद आने पर पूछने लगे। डॉक्टर सारा, कल ही किसी ने मुझसे पूछा था, सोचा आपसे मालूम कर लूँ, आपके हस्बैंड के मर्डर केस का क्या बना? सारा की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, आंखों में साए लहराए। उसने खफीफ सा सर झटका। प्लानिंग कमीशन के ओहदेदार ने सवालिया डॉक्टर अता को देखा। सारा के हस्बैंड वारिस काजी नैब में ऑफिसर थे। 3-4 साल पहले इनका मर्डर हुआ था। इनके भाई ने ही किया था। सारा, क्या उसे सज़ा हुई? वो दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ओह, बहुत ही अफसोस हुआ। खिजर को जैसे शर्मिंदगी हुई। मैं नहीं जानती इनके भाई ने कत्ल किया था या नहीं। डॉक्टर अता सब कहते थे किया था तो शायद किया हो, मगर मैं इस केस को फॉलो नहीं करती। इंतकाम, कसास, बदला, इन सब से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा कुल असासा मेरी बेटियां हैं और वो अभी बहुत छोटी हैं। सो मैं किसी ऐसे मामले में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जो उनकी सेफ्टी को ख़तरे में डाले। भरी महफिल में किसी के दुख का जिक्र छेड़ देना, बुरी नीयत से हो या अच्छी नीयत से, दिल हमेशा एक ही तरह से दुखता है। वो भी अफसुर्दा हो गई थी। मैम, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मैंने। आपने कहा था मेल कर दूंगी, मगर मुझे मिले नहीं अभी तक। खिजर ने जैसे बात बदली। वो अभी तक लॉबी ही में खड़े थे। माहौल खासा खुशगवार हो गया था। चंद लम्हों बाद वो तीनों इर्द गिर्द से कट गए। सारा ज़बरदस्ती मुस्कुराए। आई एम सॉरी खिजर, मेरा सीनियर इंजीनियर छुट्टी पे है कुछ दिनों की। मैं शाम में इस्लामाबाद वापस जा रही हूँ। जाते ही उसको याद कराऊंगी, वो आपको मेल कर देगा। ओह हाँ, मैं पूछने लगा था, आपका सीनियर इंजीनियर आपके साथ साथ होता है हमेशा, आज नज़र नहीं आ रहा। वो किसी ज़ाती काम में मसरूफ़ है, कहते हुए इसकी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट कुदरती मुस्कान में बदलने लगी। खिदर ने माथे को छुआ। मैं इसका नाम हमेशा ही भूल जाता हूँ, कहीं ये ना हो मैं इसकी मेल मिस कर दूँ। सादी यूसुफ, सारा ने याद दिलाया।
پھر چہرے پر دوبارہ بشاشات لاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں، آج ہمارے پاس توانائی کی دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی تو دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ ڈاکٹر عطا ابھی تک یہ موضوع چھیڑنے پر پشیمانی محسوس کر رہے تھے اور خضر یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل سعدی یوسف بہت ہی کمپلیمنٹ لڑکا ہے، میں ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ دور ہوتے گئے اور لابی کی گہما گہمی میں ان کی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ دل گرفتہ تھے مگر حوصلہ ہارا نہ تھا۔ اسلام آباد میں دوپہر تیز شعاؤں کے ساتھ گویا برس رہی تھی۔ ایسے میں سنہری روشنی میں نہائے چھوٹے باغیچے والے گھر سے آگے مین روڈ پر نکلیں تو مرکز شروع ہو جاتا، جہاں ایک قطار میں دکانیں تھیں۔ قطار کے کونے پر آخری دکان میں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا۔ اوپر بڑے سے بورڈ پر جعلی حروف میں لکھا تھا، فوڈلی فور ایور۔ یقیناً یہ پریوں کی کہانی کے اختتامی ہیپیلی ایور آفٹر کی اشتہا انگیز نئی شکل تھی۔ ریسٹورینٹ کے برآمدے میں